आज हम लोग राज्यसभा से रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे। यह पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जानेंगे आज हम लोग राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या उनकी सुविधाएं मिलती हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो लास्ट ऑप्शन है वो तो क्या होता है, ब्रिटेन की जो संसदीय समिति के उच्च सदन है वो हाउस ऑफ लॉर्ड की जाना जाता है। सीनेट जो होता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्च सदन है। अब बचा राज्यसभा और विधानसभा, तो वह हो जाएगा राज्यसभा होगा, जो अपर हाउस के रूप में भारतीय संसद में जाना जाता है। और संसद की जो चर्चा की गई है वो 79 में की गई। और राज्यसभा से रिलेटेड जो क्या है, इसके संरचना है, इससे संबंधित जो रिलेटेड है राज्यसभा से, वो अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बात कहा गया। तो राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन अपर हाउस होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपर हाउस, इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों से तात्पर्य हुआ राज्य तथा संघ शासित प्रदेश दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, 2 में कर रहा है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। ऑप्शन में सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, और डी में है बी और सी दोनों। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसे विघटन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन यह क्या को सब विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 में राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हम लोग जानेंगे संसद में जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से संसद का निर्माण हुआ, तो उसमें से जो राज्यसभा होते हैं, उस राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह कितना है, वह 250 है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या वो कितने हैं, 45 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो जाएगा, वह 250 यानी 250 हो जाएगा। 4 में देखेंगे, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि जो वर्तमान समय में सदस्य की जो प्रभावी संख्या है वो कितना है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो अधिकतम सदस्य है वो 250 है, लेकिन जो वर्तमान में प्रभावी है वह 245 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 245। नेक्स्ट 5 में देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता हुआ कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं, वह मनोनीत किए जाते हैं, तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, जब वह प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में किया जाता है। लेकिन यहाँ राज्यसभा के बारे में जानेंगे तो वह जो क्षेत्र होता है, किन लोगों को, वह 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में जो विशेष ज्ञान रखते हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, अनुभव प्राप्त हो, उनको ये क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र वाले। नेक्स्ट 6 में देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, क्या प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का, संशासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त दोनों का। भी हम लोगों ने कहा कि जो राज्यसभा है वह अपर हाउस यानी कि उच्च सदन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट पड़ता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ राज्यों से तात्पर्य है राज्य तथा संशासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त में से दोनों हो जाएगा। 6 के बाद हम लोग नीचे आते हैं, 7 में, जिन संशासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं। अब पूछ रहा संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उन जो संघ शासित प्रदेश है जो राज्यसभा जो चुना कर आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहां विधानसभा नहीं है, जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप ही ऐसा जहां विधानसभा नहीं। तो कह रहा उन सभी क्षेत्रों में राज्यसभा का किस प्रकार से वो चुन कर आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे पहले जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें विधानसभा दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, ये तीनों में क्या है, विधानसभा है। उसके बाद और अन्य है दमन दीप और दादर नगर हवेली। आपको पता होगा पहले दमन दीप और दादर नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को क्या कर दिएगा, मर्ज कर दिया गया। वो अभी 2019 में उसे लाया गया और 2020 से प्रभावी हुआ। तो इस प्रकार से दमन दीप और दादर नगर हवेली ये हो गया। उसके बाद पांडुचेरी हो गया, और पांडुचेरी के बाद की बात की जाए तो ये चंडीगढ़ भी आ जाएगा आपको। तो इनसे रिलेटेड सभी आप क्या होंगे, देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद और भी आने बच गया, लद्दाख हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप और ये एक लक्षद्वीप भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 ऊपर हम लोग चर्चा किए, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली 4 हो गया, पांडुचेरी हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार इधर हो गया, चंडीगढ़ और लद्दाख। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसे भी क्या कर दिया गया, अगस्त में उसके लिए अध्यादेश आया, अध्यादेश को, कानून को लाया गया। उसके बाद वो प्रभावी अक्टूबर से हो गया, वो भी 2019 को हो गया। तो ये ध्यान में रखना, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोगों ने अभी जाना था कि क्या है
कि विधानसभाएं नहीं होती उनका प्रतिनिधित्व कैसे होता है? क्या उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से? तो विशेष निर्वाचक मंडल होता है, उन निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या होते हैं, वो चुने जाते हैं जहाँ विधानसभाएं नहीं है। प्रश्न उठता है कि क्या जहाँ विधानसभाएं हैं उसमें राज्यसभा का किस प्रकार से निर्वाचन होता है? तो जहाँ विधानसभाएं हैं, जो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पत्ती। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय मत पत्ती के द्वारा, ठीक उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, यानी कि वोट तो एक ही करते हैं लेकिन वरीयता के आधार पर सबको क्रम से रखते हैं, ये होता है इसका वोटिंग का अधिकार। नेक्स्ट 8 में देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है? संचयी मत पत्ती द्वारा, सापेक्ष मत पत्ती द्वारा, सूची पत्ती द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पत्ती द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो आपको बता दें कि इसमें जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और जो उनका क्या होता है, जो निर्वाचन होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक वही प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में अंतर क्या होता है कि जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो उसमें गुप्त मतदान नहीं रखा जाता है, क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए। तो इसके कारण तो ये हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मतपति, यानी वोट एक ही दिया जाता है, लेकिन उस जो बैलेट पेपर होता है उस बैलेट पेपर में वरीयता के क्रम पर जितने भी प्रतिनिधित्व हैं उसका क्या किया जाता है, वरीयता क्रम दिया जाता है। जैसे 1 पर किसे आप रखना चाहते हैं, 2 पर किसे देखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से एक बैलेट पेपर में वोट एक देते हैं लेकिन वरीयता क्रम से सया हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 9 में, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जो राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उसका निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं, विधानमंडल के सभी सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी हम लोगों ने ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ मनोनीत भी होते हैं, इसलिए जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वही क्या होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मतपत्ति से क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है और वही उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं और प्रक्रिया वही होता है। तो भाग कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और प्रक्रिया क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मतपत्ति। 10 में देखेंगे, राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? क्या राज्य का क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, क्या उपर्युक्त में से दोनों? तो यह दोनों हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तमिलनाडु में वो तीसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा क्रम में आता है। पहला तो खुद यूपी है ही है, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर पर तमिलनाडु 18 होता है। हालांकि आप जब क्या देखेंगे लोकसभा के सीट में देखेंगे तो उसके बाद समझिए चौथा से पाँचवां नंबर पर तमिलनाडु का क्रम आता है। तो ये दोनों बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 11 में देखिएगा, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, विधान परिषद की बात की जाए, राज्यसभा की, वो सभी में सबसे सर्वोच्च स्तर पर यानी कि प्रथम स्थान रखता है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में यह 31 सीटों के साथ वह प्रथम स्थान रखता है और लोकसभा में भी यह कितने सीटों के साथ, 80 सीटों के साथ यह प्रथम स्थान रखता है। तो ये दोनों में प्रथम स्थान है। उसके बाद बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? तो बिहार में 16 क्या है, राज्यसभा सीटों का है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बात की जाए राज्यसभा सीटों का तो वह 11 मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों का क्या है, आवंटन है। आंध्र प्रदेश में बात की जाए तो वह 11 है। तो क्या मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11 नहीं, एक और आप आगे देखेंगे तो गुजरात में भी 11 मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब सर्वाधिक पे उत्तर प्रदेश 12 में आ जाए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह 31 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? वह होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा। निर्वाचन मंडल में भाग कौन लेते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 13 में, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा है जिसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? अब ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व 11 मिला है, मध्य प्रदेश में भी 11 मिला है, बिहार में जो है क्या है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 16 मिला है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व
16 मिला। अब आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के लिए 10 सीट है, राज्यसभा में भी, राजस्थान में भी 10 सीट है। तो यानी कि जो सभी प्रश्न है वो सभी का समान प्रतिनिधित्व, यानी 11 सीट यहाँ भी है, और बी में भी 16-16 सीट है, और सी में भी 17-17 सीट है। तो औपरिक्त सभी हो जाएगा जो राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट 14 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? किसका है? किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली एवं पांडुचेरी का, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़ का, दमन द्वीप एवं। देखिए अब हम लोग थोड़ा क्रम से पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किस संघ शासित क्षेत्र का, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। तो दिल्ली आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके साथ जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है वो 3 सीटों के लिए करता है। पांडुचेरी क्या है? पांडुचेरी 1 सीटों के लिए करता है। लक्षद्वीप आपको पता होगा, लक्षद्वीप में विधानसभा भी नहीं है और ना ही यहाँ राज्यसभा का सीट है, तो यहाँ 0। चंडीगढ़ में भी राज्यसभा की सीटों की संख्या 0, दमन द्वीप में भी 0, और दादर और नगर हवेली में भी 0। तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी में 0 है। जो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन नंबर 1 करती है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 में, हम लोग देखते हैं क्या है। 15 में करा, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ? एक नीचे प्रश्न था जिसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो क्या थे, राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व, जिसमें क्या था, बिहार के साथ कौन था समान प्रतिनिधित्व कर रहा था? वो पश्चिम बंगाल कर रहा था। और गुजरात के साथ कौन समान प्रतिनिधित्व कर रहा था? गुजरात के साथ मध्य प्रदेश भी कर रहा था और आंध्र प्रदेश भी कर रहा था। उड़ीसा के साथ कौन कर रहा था? वो राजस्थान। यहाँ पे देखते हैं आंध्र प्रदेश, अभी हम लोग चर्चा किए, आंध्र प्रदेश जो है वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? वह मध्य प्रदेश 11 सीटों के साथ। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र आ गया सेकेंड 19 सीटों के साथ। मध्य प्रदेश 11 सीटों के साथ। गुजरात हो गया 11 सीटों के साथ, यह भी है। उसके बाद गुजरात 11 सीटों के साथ, और राजस्थान क्या है 10 सीटों के साथ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात जो क्या समान प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए 16 में देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिल्कुल सही है कि बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या वो 40 है, और वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। अब अगर बात की जाए कि लोग बिहार में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, और बिहार में विधान परिषद भी है, विधान परिषद के लिए 73 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 में, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम करिए। अब करा है कि जो राज्यसभा का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है तो अवरोही क्रम में करना है, यानी कि घटते क्रम में करना, अवरोही। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 31 राज्यसभा सीट है। महाराष्ट्र में कितना प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा सीटों के लिए? तो 19 कर रहा है। और तमिलनाडु क्या था? वो 18 था, जो हम लोगों ने देखा। तो ये तो ऑप्शन नंबर पर्याप्त लग रहा है 17 का, ये ए नंबर पर्याप्त ही लग रहा है। तो आगे क्यों बढ़ें? हालांकि देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 11। उत्तर प्रदेश में कितना? 31। तमिलनाडु में कितना? 18। मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 16, उत्तर प्रदेश में 31। मध्य प्रदेश में 11, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 11। तो ये था अन्य का। नेक्स्ट 18 में देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी, यानी एक जो अभ्यर्थी है, आयु सीमा कम से कम कितना होना चाहिए? तो आपको पता होगा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना पर्याप्त है। वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना पर्याप्त है, यानी उतना होना ही होना चाहिए कम से कम। 16 में देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो अभी चर्चा की राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको पता होगा कि जो राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल वो 6 वर्ष पर होता है, और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 लोगों का सेवानिवृत्त होता है, और यह कभी क्या होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 11 में देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। तो वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? अभी हम लोग चर्चा किए कि जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? तो प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट 23 में देखिएगा, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा की भांति इसे भंग नहीं कर सकता। यह निरंतरता का प्रतीक है, यह अस्थायी सदन है। अब प्रश्न उठता है, क्या वित्तीय आपातकाल में इसे भंग किया जा सकता है? तो चर्चा आगे हम लोग करेंगे, आप सोचिए। नेक्स्ट 24 में, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो कह रहा है, क्या राज्यसभा के सदस्यों का सभी निर्वाचन, जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन एक बार में होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है,
तो क्या अन्य सभी सदस्यों का जो निर्वाचन है वह एक बार में होता है, मतलब राज्यसभा के सभी सदस्य? तो नहीं, एक क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उसी अनुसार क्या होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा नहीं होगा कि एक साथ निर्वाचित नहीं होते हैं। निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया होता है अनुपातिक समान प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, और वही प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मतपत्ति होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो सकती है। भंग तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो सकते हैं। चलिए 26 में आते हैं। 26 में करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अब उसके बारे में चर्चा करना। अब पहला करा राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, यह भी सही है कि अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन जो वर्तमान में है वह 245 है, यानी 245 है। नेक्स्ट बी में देखेंगे, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो निरंतरता का प्रतीक है। सी में है राज्यसभा 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं। क्या 2/3 होते हैं? नहीं, 2 वर्ष पर तो जरूर पदमुक्त होते हैं, लेकिन वो 1/3 होते हैं। तो सी क्या है? सही नहीं है। और डी क्या है? डी कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य संशासित क्षेत्रों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है कि अनुसूची जो चौथा है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 27 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 में कह रहा है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का जो निर्वाचन है राज्यों की विधानसभाएं करती है, तो जो है बिल्कुल यह भी पर्याप्त है कि जो राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, लेकिन उसमें से निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। तो देखते हैं आगे और प्रश्न ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, हाँ यह भी सही है कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता, बिल्कुल नहीं। यह 89 के 2, आप 89 का अनुच्छेद 89 का 1 में देखेंगे तो क्या कहा गया? कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होगा राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, यानी सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे जैसे नरेंद्र मोदी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो दो जगह से लड़े थे, तो एक जगह छोड़ना पड़ा था, तो हो सकता है। परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता क्या कर सकता है? वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बना। हाँ ये प्रावधान है कि जो राज्यसभा है वहीं से होना चाहिए जहाँ पर उसका निर्वाचन सूची में, जिस राज्य के निर्वाचन सूची में उसका नाम है। हालांकि फिर इसको भी संशोधन करके 2002 या 3 के आसपास में इसे भी क्या कर दिया गया था, 2003 के आसपास में खत्म किया गया था। डी में देखिए कि भारत का संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य मंत्री पद पर नियुक्त का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, तो करा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या इसमें खोजना क्या था कि कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा कि समानता वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी हो। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 गलत इसलिए हुआ क्योंकि राज्य की विधानसभाएं दे दिया। अगर यहाँ पर देता राज्य की निर्वाचित जो सदस्य होते हैं विधानसभा का, तब वो सही होता, इसलिए ए बी भी दोनों गलत हो गया। और डी इस आधार पर हो गया कि मंत्री पद पर नियुक्त स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ऐसा नहीं है। हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देखे होंगे कि बना दिया जाता है, उसके बाद 6 माह के अंदर में उसे क्या करना होता है? सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या होती है? देखिए चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानमंडल हो, गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य आवश्यक है। तो लोकसभा में क्या है? लोकसभा में जो सदस्य संख्या 245 का 1/10, और राज्यसभा में 245 का 1/10, और लोकसभा में कितना था? 252, यानी कि 545 जो है उसका 1/10। इस प्रकार से 1/10 कुल सदस्य संख्या का कोरम होता है कि गण को सदन को चलने के लिए, कार्यवाही के लिए उस सदन की वो आवश्यकता जो होती है न्यूनतम सदस्यों की, वो होना चाहिए 1/10, वही कोरम होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या, तो राज्यसभा के लिए जो वर्तमान है 245 है, तो इसका 1/10 कितना हो गया? तो 245 का हो गया 24 हो गया, यानी कि कम से कम 25 होना चाहिए 1/10। 30 में राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को कभी क्या कह सकता? भंग किया ही नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह निरंतरता का प्रतीक है और उसके प्रत्येक सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 31 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि 1989 के 1 में क्या कहा गया अनुच्छेद में कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, अन्यथा सदन के किसी सदन का भी सदस्य नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वह होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वह उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता, राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या होना होता है, जब प्रश्न जो बनाने वाले वह जानना चाह रहे हैं तो वह इस प्रश्न में डाल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 32 में किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कह रहा किस सदन के अध्यक्ष, तो अभी हम लोग चर्चा किए कि क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो वह राज्यसभा हो जाएगा। लेकिन लोकसभा का जो सभाध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अपने सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। नेक्स्ट 33 में देखिए राज्यसभा का सभापति का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा। तो देखिए इस प्रश्न का हो जाएगा कि राज्यसभा का सदस्य का चुनाव है तो उसमें ऑलरेडी राज्यसभा के ही भाग लेते हैं, तो राज्यसभा के सभापति है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभापति का चुनाव होता है। तो देखिए इस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या होता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा जो होते हैं उसके सभी सदस्य, यानी कि जो दोनों होते हैं वो सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य में क्या हो गया कि मनोनीत। देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति है ना, तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है तो सभापति कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो राज्यसभा का सभापति वही तो उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, उसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों क्या होते हैं, सदन भाग लेते हैं और सभी सदस्य होते हैं मनोनीत भी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं वह मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 34 में राज्यसभा का सभापति क्या होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, वह लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चर्चा भी हम लोग किए, क्या चर्चा किए कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह लोकसभा राज्यसभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से क्या होता है, चुना जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में विधानसभा के भी प्रतिनिधि क्या होते हैं, वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट 35 में देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा दी जाती है। कारण निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा दी जाती है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का। नहीं कि वो सदस्य उस सदन का नहीं होता फिर भी उसको अध्यक्षता दिया जाता है वह राज्यसभा में। हमने भी चर्चा किया कि 89 का 1 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तथा उस सभापति का जो चुनाव होगा वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 में राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो राज्यसभा की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है, वह उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति है ना, हाँ तो उपसभापति हो जाएगा। अब प्रश्न उठ रहा है क्या उपसभापति का भी चुनाव होता है अन्य सदस्य असदस्य के द्वारा, नहीं। तो उपसभापति का चुनाव सदस्यों में से, राज्यसभा के अपने सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है ताकि वो सभापति की उपस्थिति में उनके कार्यों को देख सके। तो राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो क्या करता है, राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं, इसमें लोकसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 38 में क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपको पता होगा जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वह किसके द्वारा किया जाता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का भी प्रावधान है। नेक्स्ट 138 के बाद देखेंगे हम लोग 39 में देखेंगे। 39 में क्या करा है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की जो अधिसूचना कौन जारी करता है, वह निर्वाचन आयोग ही करता है। ऐसा नहीं समझिए कि वो राज्यसभा में हो रहा है तो उसमें राज्यसभा या राष्ट्रपति या अन्य लोगों का हस्तक्षेप होता है, वो चुनाव आयोग ही करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, वह किसके द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ सदस्य क्या पूछ रहा है, तो सभापति जो उपराष्ट्रपति का रहा है तो उसमें हम लोगों ने जाना कि वह जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ सदस्यों का निर्वाचन है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह क्या होता है, वह राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसा नहीं कह सकते कि विधानसभा के सदस्य, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं होते। 41 में देखिए कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपने कई बार चर्चा की
सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, हमने भी इसका चर्चा किया कि जो उपराष्ट्रपति थे वही तो सभापति कहलाएंगे। जो डॉक्टर ये राधा कृष्णन थे जो लंबे समय तक रहे, 1952 से 62 तक रहे, 2 टर्म पूरा किए। इनके साथ में एक क्या थे, जाकिर हुसैन भी थे जो 2 टर्म पूरा किए, तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। हुसैन नहीं थे, अंसारी थे, हामिद अंसारी थे जो 2 टर्म पूरा किए थे राधा कृष्ण। तो आपका आ जाएगा प्रथम जो 1952 से लेकर 1962। अब 52 से क्यों, क्योंकि इलेक्शन तो 52 में हुआ था। उसके बाद इसकी प्रथम बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी और 13 मई से इसका क्या हुआ था, सदन की कार्यवाही स्टार्ट हुई थी। आगे वो भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट 32 में देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कह रहा राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश लेते हैं, तो आपको पता होगा राज्यसभा का, तो ये तो सही है। इसके आधे सदस्य प्रति वर्ष, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सदस्य से रिलेटेड बात कर रही है। तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 43 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एक एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न कर रहा है। एकांकित यानी एक शक्ति है, यानी कि सिर्फ उसी के पास वो शक्ति है, वो अन्य सभा के पास नहीं है, वो राज्यसभा। तो कौन है, आपको पता होगा कि 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312, यह शक्ति केवल राज्य सरकार को। अब प्रश्न उठता है कि क्या 249 अनुच्छेद क्या कहता है। तो 249 अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई भी राष्ट्र हित का विषय हो, तो उस राष्ट्र हित के विषय पर अगर राज्यसभा क्या करता हो, पारित कर देता हो, तब सदन उस पर कानून बना सकता है, संसद बना सकता है। ये ध्यान में रखना होगा। तो वह राष्ट्रीय हित का विषय हो तब संबंध में, तो वो 249 में और 212 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है। तो वह जब तक राज्यसभा क्या कर दे, उसे पारित ना कर दे, वह विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना होता, तब वो क्या होगा, उसका संसद क्या करना करेगा, उस पर प्रस्ताव, मतलब वो कानून बना सकता है। तो ऑप्शन में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन। तो यह ऑप्शन नंबर सही है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के तहत वो एकाधिकार शक्ति प्राप्त है। आकस्मिक रिक्ति में किसी राज्य की विधान परिषद, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन 2 शक्ति का एकांत है, एक अनुच्छेद 312 और एक अनुच्छेद 249। चर्चा आगे हो जाएगी। 44 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो किसके संबंध में, सिर्फ नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन, जिसका अनुच्छेद 312 में कहा गया कि इस संबंध में राज्यसभा क्या करे, जब तक इस पर क्या कर दे, पारित ना कर दे, तब जब तक पारित ना कर दे तब तक सरकार या जो संसद है इस पर कानून नहीं बना सकता है। इसमें राज्यसभा का एकाधिकार प्राप्त है। 45 में देखिएगा, राज्यसभा के कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कौन है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तब संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने या भंग करने का, दोनों में इसका प्राप्त है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को। यानी कि जब वो क्या कर दे, घोषित कर दे, प्रस्ताव को पारित कर दे, तब वो क्या कर सकता है, इस पर कानून बना सकता है संसद। तो उपरिक्त में से दोनों हो जाएगा। 46 में देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व है कि राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का। तो इसमें राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व है। जब तक यह प्रस्ताव को पारित नहीं करेगा तब तक संसद इस पर कानून नहीं बना सकता है। 47 में देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 312 है, वह क्या करता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का नहीं। यह था अगर राज्यसभा क्या करे, किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तब अनुच्छेद 249 के तहत संसद उस पर कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। अब देखिए, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय को सृजित करने का अधिकार अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त है, तब संसद उस पर कानून बना सकता है। 48 में देखिए, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यह भी सही है कि जो केंद्रीय है, संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कब बना सकता है, जब राज्यसभा उपस्थित सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, हमने चर्चा करते ही आए कि विशेष बहुमत का योगदान होता है, तब वो क्या करेगा, संसद उस पर कानून बनाएगा। तो क्या यह सिर्फ राज्य सूची के विषय के लिए आता है, नहीं, दोनों के लिए। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी विशेष बहुमत पारित करना हुआ राज्यसभा को, इन दोनों के क्षेत्र में उसे एकांत शक्ति प्राप्त है, यानी कि केवल उसी को अधिकार है। 49 में देखिए, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकते हैं। आपको पता होगा कि धन विधेयक क्या कहता है, हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वह उस पर मात्र 14 दिनों की शक्ति प्राप्त है। अगर 14 दिन के अंदर में वो पारित नहीं करता तो स्वाभाविक रूप से वह पारित हो जाएगा। 50 में देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक
राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, यानी 14 दिन के अंदर में वो कार्य संपादन ना करेगा तो उसको पारित मान लिया जाता है। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है, हालांकि और भी है, बाकी आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे क्योंकि चर्चा हो चुकी है। अब देखिए 62 में कह रहा है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरुदत्त और पृथ्वीराज कपूर। यहाँ पर अभिनेता की बात हो रही है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को, तो वह फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। और अब प्रश्न उठता है क्या क्या उनके साथ में और कौन थे, क्या सिर्फ उस समय उन्हीं को किया गया क्या और भी, क्योंकि 12 लोगों को मनोनीत करने की बात थी, तो और कौन बड़े बड़े हस्ती थे तो वह भी जान लीजिए। और बड़े हस्ती जो थे उस समय थे शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन भी मनोनीत किए गए थे शिक्षाविद में। वैज्ञानिक में डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। और कवि कौन, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट 63 में देखिए राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, तो वह कौन थी। ऑप्शन में नरगिस दत्त, विजय दंतीमाला, हेमा मालिनी, जयललिता, तो वह नरगिस दत्त होगी। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए यह नरगिस दत्त कौन है। और आपको यह बता दें कि पद्मश्री पुरस्कृत से सम्मानित होने वाली यह पहली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट देखिएगा 63 के बाद 64 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। अब करा हिंदी साहित्यकार, याद करिए, है ना। ऑप्शन में क्या है कि गोपाल दास, काका हाथरसी, रामधारी सिद्दीकर, सुमित्रानंद पंत। तो देखिए ये जो चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग किए थे कि एक और मैथिली शरण गुप्त की भी कवि की नाम आई थी, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन में ही नहीं है, तो वह हिंदी साहित्यकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रामधारी सिद्दीकर। अब प्रश्न उठता है क्या रामधारी सिद्दीकर जो हिंदी साहित्यकार में राज्यसभा के लिए चुने गए थे वो किस टर्म में थे। तो आपको बता दें कि यह 1952 में भी मनोनीत किए गए थे। उसके बाद 52 से लेकर 64 तक समझिए कि इनको मनोनीत किया गया। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 12 साल तक ये रहे थे रामधारी सिद्दीकर। नेक्स्ट देखिएगा 65 में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। अब करा है कि प्रधानमंत्री पद पर आपको पता होगा इंदिरा गांधी, जब क्या होता है ये लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, उनका अचानक वहाँ देहांत हो जाता है ताशकंद समझौता के बीच में, वो वहाँ जाते हैं तो क्या हो जाता है वो भी होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है इंदिरा गांधी वह बनती है प्रधानमंत्री बनती है, उसी टर्म में बनती है ना। इनका डेथ होता है कब होता है, 20 जुलाई कहिए ना, मई हो गया, हाँ मई में होता है। उसके बाद फिर वे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो इस तरह से ये क्या होते हैं इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या होती है, पीएम होती है। उसके बाद अब प्रश्न उठता है कि पीएम कब बनी थी, वो 1996 में 24 जनवरी को। अच्छा उस समय तो वो राज्यसभा होती है ना, क्योंकि 66 से लेकर 69 तक तो कौन रहते हैं, वो रहते हैं ना। तो क्या होता है इंदिरा गांधी रहती है। उसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल, जो इंद्र कुमार गुजराल है वो कब होते हैं, यह भी क्या होते हैं पर ये मतलब ऑलरेडी ये राज्यसभा सदस्य यहाँ तक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने से पहले। तो इंद्र कुमार गुजराल भी क्या होते हैं, यह भी होते हैं 1997 ईस्वी में होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री पद पर होते हैं, प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह, यह भी क्या होते हैं 2004 में ये मनमोहन सिंह होते हैं ये, और उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, करा प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि कौन राज्यसभा सदस्य रहे थे, तो वो सभी थे जो राज्यसभा सदस्य रहे थे, क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ये भी बने थे इंदिरा गांधी के टाइम में। तो क्या हो जाएगा इन सभी का हो जाएगा। और एक और थे, देखिए नाम ध्यान में, हाँ एक थे देवगौड़ा जी, देवगौड़ा जी भी 1996 में क्या रहे थे, वह प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम के पद पर रहे थे, तो उनका भी नाम आता है। तो इंदिरा गांधी तो ऑलरेडी ये पूरा हाईलाइटेड, हम लोग दोनों पर ही इमरजेंसी किस प्रकार से लाए उसका भी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करें कि किन परिस्थिति में इमरजेंसी को लागू किया गया, उसके बाद किस तरह से वो प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कहानी था, वो सभी टर्म को देखा हो। कैसे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू का फिर देहांत होता है, फिर उसके बाद उनके टर्म के बाद किन्हें नियुक्त किया जाता, फिर उनके टर्म के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, फिर उनकी मृत्यु के बाद फिर प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी आती है। तो ये पूरा कहानी हम लोगों ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। 66 में देखिए राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव। देखिए महासचिव क्या होता है, थोड़ा सा महासचिव के बारे में जान लेते हैं। महासचिव जो होता है वह क्या होता है, जो संसदीय कार्य होता है उसका परस्पर जो देख रेख होता है, इसी के अंडर में होता है महासचिव के अंदर में। एक तरह से कहीं राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है और सभापति के विभिन्न संसदीय कार्यों और परस्पर संबंधी विषयों पर
सहायता और परामर्श देता महासचिव। तो वो कौन थी? पहले थी वीएस रामा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वह 1 महीना बाद, कहिए 1 महीना 3 दिन बाद 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब होगी प्रति 2 वर्ष पर, तो 2 अप्रैल 1954 ईस्वी की पहले समूह की सेवानिवृत्ति यानी 1/3 की सेवानिवृत्ति हो जाएगी 1954 ईस्वी को। तो इस तरह से राज्यसभा से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देखा, उन कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।